Okay, let's start. Good morning, everyone. So, what's there? The difference between ordinary and extraordinary is just the little extra. दोनों के मतलब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. एक है ऑर्डिनरी और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बट ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट डालना पड़ता है. जैसे आप लोग सभी ट्यूशन जा रहे हो, सारे ही दोस्त ट्यूशन जा रहे हैं, बट टेस्ट तो सारे स्टूडेंट्स है ना. तो जो टेस्ट दे रहे हैं वो बनने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आपको अपनी गलतियां आज ही पता चल जाएगी, बाकी लोगों को एग्जाम में जाके पता है ना. सो दिस अप्लाइज इन योर लाइफ ऑल्सो. Want to become extraordinary, something extra you have to do. By the way, Merry Christmas to everyone. So this is our last class basically of 2009. के बाद अपने अगले साल मिलने वाले. ठीक है, अभी अपने पेपर डिस्कस करेंगे. पहले दो टेस्ट जो हुए हैं, मैं जो भी स्टूडेंट्स पेन ड्राइव मोड में क्लास कर रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दो टेस्ट हुए हैं, नेशनल इनकम के और केनेशियन थ्योरी के. आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया है. तो इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड द पेपर फ्रॉम योर क्लास स्लाइड्स एंड गिव द टेस्ट. और उसके बाद आप इस वीडियो को कर सकते हो. इसमें हम लोग सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आप लोग अपने पेपर को सेल्फ इवेल्युएट करोगे, खुद को मार्क्स दोगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं. ठीक है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ क्लास करने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सकते हैं, बट देन आप कितना उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो पेपर में, वो आप जब टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा. एंड देयर इज ऑल्सो वन सेइंग कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो लिटिल लिटिल एफर्ट्स ऐड टू समथिंग बिग. तो अगर एक एक चैप्टर का टेस्ट अगर आपका होता रहे, तो एक एक चैप्टर की प्रेपरेशन होती जा रही है ना, उससे आपका जो ओवरऑल एग्जाम बाद में फाइनल 40 मार्क्स का अगर आप देखते हो पूरा सिलेबस, तो सभी कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स के आपने टेस्ट दे रखे. ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं. ये पहला एग्जाम अपने दिए थे नेशनल इनकम का. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, आपको एनडीपी कैलकुलेट करना था. कैलकुलेट एनडीपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. जीडीपी कैलकुलेट करना था फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एट मार्केट प्राइस. ठीक है, आप अगर यहाँ पे डेटा जो दिया है वो देखो. हम लोग को पहले यहाँ पे दिया है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. उसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है. फिर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर. ये क्या हो गया जी. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड देन वी हैव फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? NFIA. NFIA का क्या फॉर्मूला होगा? NFIA क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. देन वी हैव डेप्रिसिएशन अलाउंस या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी इसको बोलते हैं. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, पेंशन पेमेंट्स. तो ये सारे आपके ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए. पेंशन पेमेंट्स, अनएम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये हो गया सब ट्रांसफर पेमेंट्स. करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड एंड करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. तो अगर आप डेटा देखो तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, आपको इस सम के लिए यूज नहीं आएगा. बट देन ये सारे जो भी टर्म्स है ये हमने क्लास में डिस्कस किए हैं कि क्या क्या होता है. ठीक है, अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा. देखो, आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया था ना क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए. मतलब आपको फॉर्मूलाज लिखने होंगे. ठीक है, आप डायरेक्टली टेबल से स्टार्ट नहीं कर सकते कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अगर आपको टेबल फॉर्म में लिखना आता है तो आपको फॉर्मूला भी लिखना आता है ना. हम लोग को क्या निकालना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है फ्रॉम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन अगर मैं कर दूं तो आ जाता है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में मैं अगर एनएफआईए माइनस कर दूं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है. अब मुझे सिर्फ फैक्टर कॉस्ट बुक को बनाना है मार्केट प्राइस. तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज माय जीडीपी एट मार्केट प्राइस.
तो आप इतना डिटेल में नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक ही फॉर्मूला में पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस एनएफआईए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, 3 स्टेप में भी दिखा सकते हो, सिंगल या 2 स्टेप में भी दिखा सकते हो। तो दिस कैरीड 1 मार्क। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो गिव योरसेल्फ 1, अदरवाइज आपको अब मार्क्स मिलेंगे 4 में से। सम 5 मार्क्स का था। ठीक है, अभी देखते हैं जीडीपी का कैलकुलेशन क्या है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 75,000 था, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे ग्रॉस निकालने के लिए, तो ये आ गया 83,000। अगर ये एडजस्टमेंट करेक्ट आपने किया है देन 1 मार्क। ठीक है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करना है इसको, तो इसका कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 1000 माइनस 800 200, हाँ क्योंकि सम में अलग अलग दिया आपको, तो आप डायरेक्टली मन में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो ना, आपको शो करना पड़ता है। 1000 माइनस 800 आप ब्रैकेट में दिखाओ, उससे बेटर है कि आप ऐसे करके दिखाओ अलग अलग। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 1000 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 800 है, नेट फिगर 200 है। एनीवे फॉर नाउ अगर आपने 1000 माइनस 800 को शो करके 200 लेके आया देन गिव योरसेल्फ 1। इससे आ जाता है आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 82,800। अब किसी स्टूडेंट ने अगर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो 0 मिलता है, मतलब इस स्टेप के बाद फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन शुड बी राइट। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का लास्ट एडजस्टमेंट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 9500 है, इसको अपने करेंगे ऐड, तो फाइनल आंसर इज 92,300। फाइनल आंसर करेक्ट होने पे 2 मार्क्स है। तो जो स्टूडेंट्स घर पे भी अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप इस सजेस्टेड आंसर्स को भी अपनी क्लास स्लाइड से डाउनलोड कर सकते हो, और इससे देख के आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करके अपने आप को मार्क्स दे सकते हो, और इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आपको मार्क्स देने। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ही था बहुत, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस। तो यहाँ पे मार्क्स किस हिसाब से है, 1 फॉर मीनिंग एंड 1 फॉर एग्जाम्पल। 1 मार्क है दोनों का मीनिंग लिखने के लिए, हाफ एंड हाफ। 1 मार्क है दोनों के लिए, दोनों का एग्जाम्पल्स देने का। तो प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस विच आर लेवीड related to the quantum of production. This keyword you have to write. These are related to the quantum of production or quantity of production or volume of production, anything. ठीक है, then examples of the same are excise duties, customs, sales tax, GST, etc. Fine. Taxes on production क्या होता है, these are unrelated to the quantum of production or not related to the quantum of production. Irrespective of the quantum of production these taxes will be levied. Example, factory license fees हो गया, pollution tax हो गया, taxes to local authorities हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्या क्वेश्चन था, आपको कुछ आइटम्स की ट्रीटमेंट के बारे में बताना था। How are the following transactions treated in national income calculation? What is the rationale for each case? आप नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करोगे तो इन आइटम्स का क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, लेस करोगे, या कंसिडर ही नहीं करोगे, क्या करोगे, और उसका रीजन देना है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स है, इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू अ स्टील प्लांट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर सोल्ड टू अ कंज्यूमर हाउस होल्ड, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसर बाइज अ रोबोट produced in the same country and uses it in production of computer। आपको इन तीनों केस स्टडी में क्या चीज कॉमन लग रही है, मतलब क्या टेस्ट किया जा रहा है इस क्वेश्चन से। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेरी गुड। यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिर्फ ऐड होती है, आउटपुट माइनस इनपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स, वो होता है वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, देखो सजेस्टेड में क्या लिखा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और ओनली द वैल्यू added by production process would be included. Value added means the difference between value of output and purchase of intermediate goods. देखो आंसर लिखने के 2 स्टाइल है, आपको तीनों ही केस में रैशनल देना है ना, तीनों ही केस में रीजन देना है, बट तीनों केस में रीजन इज कॉमन।
रीजन इज कॉमन। पूरा जो केस स्टडी है तीनों तीनों फोकस करता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही रैशनल एक्सप्लेन कर दिया, और जब मैं आंसर दूंगी एक एक पार्ट का तो मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगी कि दिस विल बी एडेड, दिस विल नॉट बी एडेड। ठीक है, आप क्या करोगे अदरवाइज, आप तीनों केसेस में बार बार इंटरमीडिएट प्रोडक्शन की बात करोगे। फर्स्ट वी आर एक्सप्लेनिंग द रीजन। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप सेकंड वाला मेथड फॉलो करते हो कि हर एक केस में आप अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हो, तभी भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिंगल एक्सप्लेनेशन लिख के फिर कंक्लूजन देते हो तभी भी मार्क्स, बट एक्सप्लेनेशन जरूरी है। So intermediate consumption consists of the value of goods and services consumed as inputs by a process of production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed capital. Intermediate goods used to produce other goods rather than being sold to final purchasers are not counted as it would involve double counting. तो ये भी आपको mention करना है कि क्यों intermediate consumption नहीं include हो। Now in view of the above, the treatment of the given items is as follows. इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू स्टील प्लांट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? स्टील प्लांट का फाइनल प्रोडक्शन लोगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी लोगे? फाइनल प्रोडक्शन लोगे, सो दिस विल नॉट बी एडेड टू नेशनल इनकम एज इट इज यूज्ड एज एन इनपुट ऑफ द स्टील प्लांट एंड विल बी added in the final output of the steel plant, so this will not be added. Electricity sold to a consumer household, because this is part of consumption expenditure C, है ना, so this will be added to national income as it is sold to final consumer and is final output of the electricity provider. A producer buys a robot produced in the same country and uses it in the production of computers. Robots will not be a part of national income as they are fixed assets being used in the production of computer. Robots को कंप्यूटर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी नहीं है और ना ही नेशनल इनकम में ऐड होगा कि फिक्स्ड एसेट है। तो क्या ऐड होगा, डेप्रिसिएशन आप जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम पे ऐड करोगे। अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो देन यू हैव टू कंसिडर कैपिटल कंजम्पशन अलग। आपने डेफिनेशन नहीं लिखा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, बट आपने रीजन दिया है कि क्यों ऐड होगा इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं ऐड होगा, रीजन भी नहीं दिया, सिर्फ यस नो लिखा है। तो आप 3 में से 1 दे सकते हो अपने आप। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 1। विदाउट substantiating your answer with reason, it has no logic at all, na? Right? Next question was differentiate between nominal and real GDP. ठीक है, टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हो। So what is the basic difference between nominal and real GDP? Nominal GDP is the value of all final goods and services produced in a country measured at current prices, current year prices, उसको बोलते हैं nominal GDP. Change in nominal GDP will be only due to change in prices या change in prices as well as change in output. क्या बोलो, nominal GDP अगर 2 साल का अलग है, चेंज इन आउटपुट के वजह से है या चेंज इन प्राइस के वजह से या दोनों के वजह से? दोनों के वजह से ही हो सकता है। सो चेंज कैन बी ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है, विथ 100% कॉन्फिडेंस। बट व्हाट इज रियल जीडीपी ऑन द अदर हैंड? रियल जीडीपी अगेन इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन measured at a base year's prices. इसको बोलते हैं GDP at constant prices. Nominal GDP को बोलते हैं GDP at current prices. Change in real GDP is only due to change in output, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है एक बेस ईयर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 फॉर मीनिंग, 1 मार्क इज फॉर मीनिंग, 1 मार्क इज फॉर रीजन फॉर चेंज, कि क्यों नॉमिनल जीडीपी चेंज होगा और क्यों रियल जीडीपी चेंज होगा। देखो टेस्ट देने से यही सब आपको समझ में आता है कि आंसर में क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है, डन। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बेस ईयर का प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये करंट ईयर प्राइस है, तो रियल जीडीपी ये होगा,
नॉमिनल जीडीपी ये होगा. यू हैव टू टेक 2 years फॉर दैट. जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया उसी हिसाब से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. बट दिस वॉज फॉर 2 marks, इसलिए हमने एग्जाम्पल नहीं दिया. डिपेंडिंग, अगर टाइम है तो आप लिख दो ना, आपको तो आता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अ बोनस फॉर यू गाइज. ठीक है, सब्सिडी कैलकुलेट करना था, बहुत ही सिंपल था. जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है. आपको निकालना था सब्सिडी का क्या वैल्यू होगा. तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला लिखना था, 1 mark फॉर फॉर्मूला. नेक्स्ट कैलकुलेशन शो करके सब्सिडीज का वैल्यू निकालना था. तो 1 इसके लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया था 7,79,567. दिस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज 368,15. और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस 454,367 माइनस सब्सिडीज. तो आप कैलकुलेट करके जब सब्सिडीज निकालते हो इट इज 35,615. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जीएनपी को डिफाइन करना था. डिफाइन जीएनपी एट मार्केट प्राइस, राइट. तो जीएनपी का डेफिनेशन, GNP is a measure of market value of all final economic goods and services gross of depreciation produced within the domestic territory by normal residents during an accounting year plus NFI है. ठीक है, तो 1 mark for this and 1 mark for writing the equation. GNP at MP is equal to GDP at MP plus NFI. NFIA को आप डिफाइन भी कर सकते हो, बट इसका एज सच कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं है. आप लिख सकते हो NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू पीपल आउटसाइड इंडिया. यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू लिखना था, इंपॉर्टेंट. फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज लिखना था. ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टेरिटरी, अकाउंटिंग ईयर एंड NFIA. दीज आर द कीवर्ड्स. कुछ भी अगर आपने मिस किया है तो आधा मार्क काट लो तुरंत. एक भी मिस किया है तो आधा मार्क काट लो. ठीक है, हम मिस कर ही नहीं सकते, इतनी बार आपने बोला ये भी लिखो ये भी लिखो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि क्या इंडिया में एक ही मेथड से आप नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हो या नहीं. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज country like India is unable to estimate their national income wholly by one method. Comment. So do you agree or not? Yes, agreed na. India cannot compute national income following one method. But what is the reason? Reason में आपने क्या लिखा है? ये आपने लिखा है कौन से सेक्टर में कौन सा मेथड यूज होगा, कि एग्रीकल्चरल में हम लोग वैल्यू एडेड को यूज करेंगे और हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे. ये आपने लिखा है कौन से सेक्टर में कौन सा मेथड यूज. बट व्हाई कांट वी कैलकुलेट यूजिंग अ insufficient data and lack of uniformity in data? These are the two reasons. एक तो डेटा यूनिफॉर्म नहीं है और दूसरा इनसफिशिएंट है. हर जगह से आपको इनकम का डेटा नहीं मिल पाएगा, हर जगह से आपको एक्सपेंडिचर का डेटा नहीं मिल पाएगा. कहीं से एक्सपेंडिचर का मिलेगा, कहीं से इनकम का मिलेगा. तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है. सो तो अभी लिख के रखो, जो भी देखो आपकी मिस्टेक्स हो रही है आप अलग कलर की इंक से मार्क करके रखो. मतलब अगर आपने ब्लू या ब्लैक से लिखा है तो रेड से आप चेकिंग करो. ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा, इसके वजह से वी कैन नॉट कंप्यूट यूजिंग अ सिंगल मेथड. उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन से सेक्टर में कौन सा मेथड इंडिया में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सर्विस इंडस्ट्री में इनकम मेथड हो गया, कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर में वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड हो गया. तो 1 marks इज फॉर आंसर एंड रीजन. आंसर यस एंड रीजन ये दोनों, इसके लिए 1 mark है पूरा. 2 marks फॉर स्टेटिंग विच मेथड्स आर यूज्ड. ठीक है, तो आप लोग खुश हो, आपको 2 तो मिल ही गया है ना, क्योंकि विच मेथड्स आर यूज्ड तो लिखा ही था. लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा यूनिफॉर्मिटी से एक भी लिखा है अगर तो आप हाफ दे सकते हो, तो 2.5 आप दे सकते हो. ठीक है, कैलकुलेट द टोटल क्विकली.